मेलेना, तुम इंसानी स्वभाव को कितनी अच्छी तरह जानती हो। कभी कभी मुझे इस पर शक होता है, जैसे जब तुमने वेरल के बारे में लिखा था। तुमने प्यार से लिखा था, शायद सिर्फ प्यार से, लेकिन वह प्यार कुछ बेसमझी भरा था। भले ही तुम उसके बारे में बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दो और बस यही कहो कि वह मोटा है। मुझे यह बात बेबुनियाद लगती है। मैं उसे बस यूं ही देखता हूं और मुझे लगता है कि वेरल साल दर साल और भी प्यारा और खूबसूरत होता जा रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मजबूत दीवारों वाले जहाज ही सबसे भरोसेमंद होते हैं? क्या सब कुछ हमेशा पूरी तरह पक जाता है? ये जो हवाई क्षेत्र के पूंजीपति हैं, वे चिंता और पागलपन से इस हद तक मुक्त हैं कि वे शांति से अपना काम कर सकते हैं। और किसी ने ठीक ही कहा है, वे इस धरती के वही नागरिक हैं जो सच में उपयोगी हैं, क्योंकि वे उत्तर में गर्मी और दक्षिण में छाया देते हैं। तुम यहूदी होने के बारे में मुझसे पूछ रही थी। शायद यह एक मजाक था, या शायद तुम यह जानना चाहती थी कि क्या मैं उन चिंतित यहूदियों में से एक हूं। लेकिन प्राग की एक महिला होने के नाते तुम इस मामले में उतनी निर्दोष नहीं हो सकती जितनी, मान लो, मैटिल्ड हेन की पत्नी थी। शायद तुम यह कहानी नहीं जानती, फिर भी मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें यह बताना चाहिए। कभी कभी मुझे यह एहसास होता है कि मैं खुद को नुकसान पहुंचाऊंगा, कहानी से नहीं बल्कि उसे सुनाने से। लेकिन तुम्हें मुझसे कुछ अच्छा भी सुनना चाहिए। एक जर्मन लेखक जो यहूदी नहीं था अपने संस्मरणों में लिखता है, उसकी पत्नी मैटिल्ड जर्मनों के खिलाफ अपने गुस्से से उसे हमेशा परेशान करती थी। वह कहती थी कि जर्मन आत्मधर्मी, जिद्दी, क्षुद्र और असहनीय है। मैंने उससे कहा, तुम जर्मनों को जानती ही नहीं हो। लेकिन हेनरी को तो हर जगह सिर्फ जर्मन पत्रकार ही दिखाई देते थे, और पेरिस में उनमें से कुछ यहूदी भी थे। मैटिल्ड बोली, आप बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। मैंने कहा, नहीं, उनमें से लगभग सब यहूदी हैं। वह हंस दी। तो क्या कौन भी यहूदी नाम है? मैंने कहा, हाँ, और कौन हेनरी का भतीजा है? वैसे भी ऐसा लगता है कि तुम यहूदियों से डरती नहीं, और यह अच्छी बात है, क्योंकि 2 पीढ़ियों से हमारे शहरों में यहूदी रहते आए हैं और सब उनके बारे में मजाक करते हैं। तुम यहूदियों पर उनकी चिंता और असुरक्षा का आरोप लगा सकती हो, लेकिन यह आरोप ज्यादातर निराधार होता है। वे अपने भीतर असुरक्षित होते हैं, लोगों के बीच असुरक्षित होते हैं। शायद यही कारण है कि वे मानते हैं कि उनके पास सिर्फ वही है जो वे अपने हाथों में थाम सकते हैं। वे उसी को अपनी पहचान और जीने का अधिकार समझते हैं, और अगर कुछ खो जाए तो उसे फिर कभी नहीं पा सकते। यही असुरक्षा उन्हें हमेशा सताती है। मुझे याद है, मैंने तुमसे वादा किया था कि उस बात का जिक्र फिर नहीं करूंगा जब मैं तुम्हें मुश्किल से जानता था। लेकिन अब जब हम एक दूसरे को समझने लगे हैं तो ये कहने में झिझक नहीं है। मेरी छोटी बहन एक ईसाई से शादी करने जा रही है। एक बार वह तुम्हारे किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी कि वह एक यहूदी से शादी करना चाहती है। उस आदमी ने बस इतना कहा, यहूदियों के साथ मत उलझो। बस इतना ही। मैं जानता हूं, मैं बातें भटकाकर कहता हूं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो हम दोनों का भटकना भी सही है। तुम्हारे अनुवाद में सबसे सुंदर बात यह है कि वह सच्चा है। इस वजह से मैं तुम्हें जानता हूं, और शायद इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे डांटो। मुझे तुम्हारी डांट पसंद है। मैं अपनी मेज पर बैठा हूं, सिर झुकाए हुए, और कल्पना करता हूं कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। तुम्हारी उंगली हवा में उठी हुई है, मेरी गलतियां ढूंढने को तैयार। और शायद यही सही तरीका है। तुम्हारा अनुवाद इतना जीवंत है कि मुझे लगता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कहानी के भीतर चला जा रहा हूं। वो हिस्से जो अंधेरे, उदास और लंबे हैं, वे भी अब
अनुभव जैसे लगते हैं, क्योंकि अब उनमें जीवन है। दिन गुजरते जा रहे हैं। कभी लगता है कि सब कुछ अंतहीन है, फिर अचानक समझ में आता है कि समय तो बस 2 महीने का ही था। तुम कहती हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे अब भी यह उम्मीद है कि कभी हम एक ही रोशनी में खड़े होकर बात करेंगे। कल मैं फिर लिखूंगा और बताऊंगा कि मैं वियना क्यों नहीं आ सकता। जब तक तुम यह ना कहो कि यह सही है, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और हां, कृपया अगली बार पता जरा साफ साफ लिखना। जब तुम्हारा पत्र लिफाफे में आता है तो वह लगभग मेरी संपत्ति बन जाता है, और जो चीज मेरी हो जाए उससे तुम्हें सावधानी से पेश आना चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा एक पत्र खो गया है। यहूदी चिंता शायद यही होती है, ये डर कि जो हमें सबसे प्रिय है वह रास्ते में खो सकता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुद को दुख देने के लिए ही सही बात कह देता हूं, और उस पर भी तुम अपनी चिंता में डूबी रहती हो, मेरी छाती पर हाथ रखकर पूछती हो, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी भाषा में जो शक्ति है वह जर्मन कानों पर अजीब असर डालती है। तुम्हारे शब्दों में एक कठोरता है, एक ठंडी सुंदरता, जैसे हर शब्द एक नट क्रैकर हो जो जबड़े को 3 बार चटकने पर मजबूर कर देता है। पहला शब्दांश अखरोट को पकड़ता है, दूसरा उसे मुंह में गिरा देता है, तीसरा उसे तोड़ देता है। क्या तुम सुन सकती हो दांतों की आवाज? ये वही है जो दूसरे व्यक्ति को रोक देती है, उसे बोलने नहीं देती। और यही शायद अच्छा भी है, जब दूसरा व्यक्ति उतना ही बड़बड़ा रहा हो जितना मैं अब भी कर रहा हूं। किसी भी हालत में आज तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, और जो मैं कहना चाहता था वह फिर भी अनकहा रह गया। कल तुम्हारा जवाब मिलने की उम्मीद है। मुझे वो आखिरी शब्द याद है जो मैंने दरवाजा बंद होने से पहले सुने थे। वो दरवाजे घिनौने थे, भयानक थे, और शायद प्राग की घड़ी पर घूमते हुए 3 पुतलों की तरह वे भी आगमन, प्रकट होना और क्रोधित प्रस्थान का ही संकेत थे।